नमस्कार, आदाब। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस JNK की तरफ से मैं विनय कुमार शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुकून। साथियों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि सरकार की तरफ से मरहलावार धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच क्या हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा नहीं बढ़ जाती? इसी बारे में आज के एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सोहेल नाइक से और उनसे जानने की कोशिश की कि इस पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में हमें किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करना है। और इसके साथ ही हमने बात की प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान से, जो कि हेड हैं कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के, और उनसे जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी सावधानियां हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका पोस्ट लॉकडाउन में हमें ध्यान रखना है ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को इस कोविड से दूर रख सकें। तो आइए देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सुकून। मैं डॉक्टर सोहेल नायक, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर हूँ। देखिए, जब WHO ने कहा कि अब हमें इस वायरस के साथ जीना है तो लोगों को लगा शायद हमने इस वायरस पे अपनी जीत कायम की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरस भी यहाँ रहेगा और हमें भी यही रहना है। चनांचे हम लॉकडाउन में पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, तो हमें ये दुनिया भी चलानी है, ज़िंदगी भी चलानी है। बहुत से सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, यानी मल्टीपल सेक्टर्स चलना है, उनके बगैर ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तो उस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि हमें इस वायरस के साथ इस दुनिया में जीना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो आगे की ज़िंदगी है वो हमें प्रोटोकॉल बेस्ड ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसका मतलब ये होता है कि जब हम नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में तो हम किस प्रोटोकॉल के हिसाब से पढ़ेंगे, जब हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो क्लासरूम में कैसे स्टूडेंट्स रहेंगे, जब हम स्कूल्स खोलेंगे तो वहाँ कैसे प्रोटोकॉल रहेगा। इसी तरह ज़िंदगी के हर एक पहलू में हमें प्रोटोकॉल रखना है। जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो दुनिया का जो रिसर्च हुआ उसमें ये बताया गया कि आगे की ज़िंदगी जो है उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी है अगर आप लॉकडाउन से बाहर आओगे। वो 3 चीज़ें 2 गज की दूरी, मास्क फॉर ऑल और हैंड वॉशिंग है। इसमें अहम चीज़ ये है कि सबसे जो खतरनाक चीज़ इस वायरस के लिए है, जहाँ पर ये फ्लोरिश हो सकता है, वो है ओवर क्राउडिंग। देखिए, जब हम बाहर आएंगे हमें 2 गज की दूरी रखनी है। अब हमें ये सोचना है कि ये 2 गज की दूरी हम यूनिवर्सिटी में कैसे रखेंगे, स्कूल में कैसे रखेंगे, किसी ऑफिस में कैसे रखेंगे, एयरपोर्ट्स पे, ट्रेन्स पे, मेट्रोज पे ये 2 गज की दूरी कैसे रखनी है, रिलीजियस प्लेसेस पे कैसे रखनी है, आपके कोई फेस्टिवल है, आपके कोई फंक्शन है, वहाँ कहाँ रखनी है, वहाँ कैसे रखी जाएगी। तो इस चीज़ का ये मतलब है कि जो हमारी आगे वाली ज़िंदगी है वो प्रोटोकॉल बेस्ड होगी। लेकिन अब लोग ये परेशानी में है कि ये जो प्रोटोकॉल है ये कब तक रहेगा। देखिए, मैं लोगों को ये कहूँगा कि 1918 में भी ऐसा कहर आया था जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। वो कहर भी ज़्यादा देर तक नहीं चला, वो कहर जो है वो 3 साल चला। 3 साल के बाद फिर जिंदगी नॉर्मल में आई, फिर वही शादियाँ, फिर वही रिलीजियस गैदरिंग्स, फिर वही फंक्शंस, फिर वही कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर सारा नॉर्मल हुआ। तो उस फ्लू में टोटल जो लगे थे वो 3 साल लगे थे। अब जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अगर वैक्सीन नहीं आया तो हमें इस जो ये एहतियाती तदाबीर का प्रोटोकॉल है, लग रहा है 2 साल तक हमें इसमें जीना पड़ेगा। लेकिन अगर वैक्सीन आता है तो मे बी 6 महीने के बाद हमारी ज़िंदगी नॉर्मल होगी। तो ये चीज़ जो है ये लोगों को समझना है कि 3 चीज़ों पे उनको बहुत फोकस करना है। लेकिन अब ये लोगों के पास ये एहतियाती तदाबीर के जो हम बताते हैं ये कैसे पहुंचेगा। देखिए, इसमें हर एक का अहम रोल है।
मीडिया का अहम रोल है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का अहम रोल है, डॉक्टर्स का रोल है, टीचर्स का रोल है, प्रीचर्स का रोल है। मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि हमें मिलजुल के ये आवाज़ हर घर तक पहुंचानी है, हर इंसान तक पहुंचानी है। हमें उनको बताना है कि जो हमारी लॉकडाउन में जब हम बाहर आएंगे तो हमें इन 3 चीज़ों के साथ बाहर आना है ताकि इस डिजीज़ पे कंट्रोल रहेगा। देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड यहाँ पर है, कम्युनिटी में लोग आ रहे हैं, ये वायरस का ट्रांसमिशन और चेन तभी ब्रेक होगा जब आप फोकस्ड रहोगे इन चीज़ों पे। आजकल लोगों को क्या मैंने देखा है कि वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं दुकान पे, शॉपिंग मॉल्स में, तो केसेस भी यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो अगर लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि लॉकडाउन उठाने का मतलब ये नहीं है कि हमने वायरस पे फतह पाई है, ना इस वक्त हमारे पास वैक्सीन है, ना उतनी इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, तो लोगों को बहरहाल इन्हीं 3 चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हर एक घर में जब भी कोई बाहर निकलेगा तो सबसे पहली नज़र जो है उसको होना चाहिए कि मेरी मास्क कहाँ है। हमने कोरोना को हराना है, और अगर हमें इस वायरस को हराना है और अपने ज़िंदगी के तमाम जो चीज़ें हैं वो चलानी है, तो हमें एक चालाकी के साथ इसके साथ रहना है। ये हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि हम इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करके बोलेंगे हम आपके साथ दोस्ती करेंगे। इसके साथ अगर हमें जीना है, हमें प्रोटोकॉल बेस्ड लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है। और जब हम प्रोटोकॉल बेस्ड और डिसिप्लिन लाइफ अपने घर के दरवाजे से लेकर बाहर के शॉपिंग मॉल, यूनिवर्सिटी, मस्जिद, मंदिर, ट्रेन, बस, सोमो, हर जगह जब हम एहतियात रखेंगे, मैं आपको ये बोलता हूं कि इस वायरस को हराना उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि बहुत से कंट्री से हमें रिसर्च मिला कि अगर हम 3 चीज़ों पे जोर देते हैं, मास्क पे, हैंड वॉशिंग पे और 2 गज दूरी पे, मैं यकीनन लोगों को कहता हूं कि हमारी तरक्की भी चलेगी, हमारा एजुकेशन सेक्टर भी चलेगी, हमारे ऑफिस भी चलेंगे, हमारा हॉर्टिकल्चर भी चलेगा, हमारा एग्रीकल्चर भी चलेगा। हम इस वायरस के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस वायरस में न पर है न टांगे हैं, ये आपके ऊपर न उड़ के आ सकता है न चल के आ सकता है। जब आप प्रोटोकॉल को ब्रेक करोगे, जब आप इन चीज़ों पे नहीं चलोगे, जब आप थोड़ी सी भी लीनेंसी लाओगे, तो ये वायरस आप में घुसेगा और आपको प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर। नोवल कोरोना वायरस की तरफ से जहां लॉकडाउन के जो असरात हैं वो हर उम्र में देखे जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि बच्चे यूजुअली घरों में नहीं बैठते थे, बाहर खेल कूद के लिए घरों से बाहर निकलते थे या दोस्तों के साथ मिल के कहीं सैर तफरी के लिए जाते थे, तो 2 महीने में उनके जो असरात हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब बच्चों में कोई भी तफरी के ज़राए नहीं हैं तो वो अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, बाकी गैजेट्स हैं, तो उनकी तरफ उनका रुझान और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से ऐसे असरात उनमें देखें कि उनमें एडिक्शंस हो गई हैं गेम्स की तरफ। तो ऐसा भी हो रहा है कि बच्चों में उसके बुरे असरात ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम इन गैजेट्स के साथ गुजार रहे हैं। उसकी वजह से उनके जो डेवलपमेंट है, मेंटल एबिलिटीज़ है, उस पर उसके असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि जो गेम्स में जो उनकी चैलेंजेस होते हैं वो उनको पूरा करने के लिए उस पर लग जाती हैं, और जो अपने गेम्स के बाहर जो उनका जो एनवायरनमेंट है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है, उनके खाने पीने की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है, या बिंज ईटिंग हो जाती है, क्या वो और ज़्यादा खा रहे हैं तो इसकी वजह से उनमें मोटापे होने के और ज़्यादा खदशात बढ़ जाते हैं। और इसके लिए पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि बच्चों को गेम्स के अलावा भी बाकी जो उनके साथ राब्ते रखने की ज़रूरत है, उनके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ उन्हें माइल करें, घरों से या अपने जो बगीचों में हैं उनको उनमें इन्वॉल्व करें। जो हमारे छोटे बागात अगर घर में कुछ हैं, गार्डन्स हैं, तो उनमें उनके साथ राब्ता कायम करें। बच्चों के साथ जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ाने में उनके साथ मदद करें। आजकल ई क्लासेस का जो रुझान बढ़ गया है, तो उनमें भी उनको हेल्प करें ताकि उनको लगे कि वाकई जो उनकी तालीम तरबियत है
وہ متاثر نہیں ہو رہی ہے. ایسی صورتحال میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے میں ذہنی دباؤ بڑھ گیا ہے یا فزیکلی کوئی چینجز ہیں، تو جو ہیلتھ کاؤنسلرس ہیں یا سائیکیٹری یا سائیکالوجیکل ہمارے کاؤنسلرس ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، تاکہ ایسا آگے نہ ہو کہ اس کے جو برے اثرات ہیں ان پہ کافی دیر پہ ان کے اثرات رہیں اور آگے جا کے ان کی زندگی میں بھی اس کے اثرات رہیں. اس کے علاوہ اگر بھی کسی بھی شخص کو جو بھی علامات ہوں جہاں ان کو لگے کہ کھانسی زکام کے علاوہ گلے میں درد، پوری باڈی میں درد ہے یا بخار آ گیا ہے یا چھاتی کے امراض ہیں، تو ہر ضلع میں اور ہر سب ڈسٹرکٹ لیول پہ پی ایس سی لیول پہ جو کلینکس اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہاں پہ وہ آ کے اپنا تشخیص کرا لیں، اور اگر ڈاکٹر صاحبان کو لگے کہ ان کی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے تو وہ ان کی ٹیسٹنگ کرا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان میں کورونا کے جراثیم موجود تو نہیں ہے. اب آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کورونا وائرس ہے اس کے جو اثرات ہماری پاپولیشن میں ہے ابھی تھوڑے بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن جن اشخاص میں وائرس پایا گیا ہے لگ بھگ 80% سے زیادہ اشخاص میں اس کا کوئی بھی علامت ظاہری طور نہیں ہے. تو اس صورتحال میں جب وہ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم گزار کر وہاں پہ نگیٹو ہو کے واپس گھر آ جاتے ہیں، لیکن عوام کے میں ان میں یہ بات کچھ غلط طور پہ لوگوں میں یہ آ چکی ہے کہ یہ اشخاص جو کورونا پازیٹیو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں انفیکشن لگ سکتا ہے. تو عوام سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اشخاص کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور پھر ان کے ٹیسٹ نگیٹو آ چکے ہیں، ان میں سے 2 اہم خصوصیات ہیں جو عام پبلک میں نہیں ہے. نمبر 1 کہ ایسے اشخاص میں آگے جا کے انفیکشن نہیں لگتا ہے، اور دوسری بات ان کے ذریعے اور لوگوں کو انفیکشن نہیں لگتا ہے. سو گھر جا کے جیسے اشخاص آتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بہت اچھا رہنا چاہیے. ان کے ساتھ کوئی بھی بھید بھاؤ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک خدا نخواستہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اور کسی وجہ سے انفیکشن ان میں لگ چکا ہے، اور واقعتاً اب یہ صحیح جس طرح عام پبلک ہے ان سے زیادہ بہتر ان کا اس وقت ہیلتھ سٹیٹس ہے. عوام میں اس وقت بھی جو یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں بیہیورل چینج لانے کی ضرورت ہے. یہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو اگر ہم پہلے دیکھیں تو کچھ کرفیو ہوا کرتا تھا تو لوگ دن بھر کرفیو میں گھر پہ بیٹھتے تھے اور شام کو پھر ٹہلنے کے لیے باہر نکلتے تھے. یہ وائرس ایسا نہیں ہے کہ صرف دن میں دکھتا ہے، یہ 24 گھنٹے وائرس گھومتا رہتا ہے. تو لوگوں سے یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ جو گھروں میں ہم دن میں مقیم رہتے ہیں تو شام کو بھی گھروں میں ہی مقیم رہیں. جو گھروں سے باہر وہ دکانوں کے باہر وہ ایسا طور پہ نہ بیٹھیں کہ ان کو لگے کہ شاید اس وقت ہمیں انفیکشن لگنے کے خدشات نہیں ہیں. سو عوام سے اس لحاظ سے بھی پرزور اپیل ہے کہ وہ اکٹھے بہت نزدیک نہ بیٹھیں. جس طرح لوگ گروپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ گھروں میں ہی بیٹھ کے یہ سب چیزیں کریں. لاسٹ میں عوام سے اپیل ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی علامت ہو جہاں کھانسی زکام ہو تو جو نزدیکی طبی ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان کی تشخیص کی جائے گی، اور جو ان کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں ان پہ وہ پوری طرح عمل کریں تاکہ یہ وائرس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہم پہ زیادہ نہ ہو. ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ وائرس جو ہے اس کے اثرات بہت کم ہماری کمیونٹی پہ ہوں تاکہ جو شرعی اموات ہے وہ بہت کم ہو. اور انشاءاللہ جب تک یہ وائرس ہماری کمیونٹی میں رہے اس کے جو اثرات ہیں بہت کم ہوں، اور جو اس کے باقی اثرات ہیں طبی معاملات کے علاوہ اس پہ بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے اب کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ بھی ہمیں عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. جہاں پہ بھی ریسٹرکشنز ہٹائی جا رہی ہیں انہی چیزوں کے بارے میں لوگ باہر نکلیں جہاں جہاں ریسٹرکشنز کم کی گئی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر ریسٹرکشن تھوڑی بھی ہٹائی گئی تو لوگ جوگ در جوگ آج گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. سو ایسی صورتحال ایسا نہ ہو کہ جو 2 مہینے کی جو کوشش رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور عوام کی طرف سے اس وائرس کو اپنی کمیونٹی سے دور رکھیں وہ سب ضائع نہ ہو کے ہمیں بہت سارے کیسز آگے وائرس کے اور ڈیزیز کے نہ ملے. سو عوام سے پرزور اپیل ہے کہ اس وائرس کو ایک دشمن کی طور پہ سمجھیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز اور جو ہماری اپنی ذمہ واری ہیں ان پہ پورے اتر کر اس بیماری کو اپنی کمیونٹی سے بہت حد تک دور رکھیں.